हेलो दोस्तों, तो आज का वीडियो सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब तक जितने भी हमने वीडियो लेक्चर आपको 1 से लेकर के 9 तक जो भी बनाए थे वो प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल तथा सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन से थे। वो पूरा टॉपिक हमने थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर लिया। तो आज का वीडियो सेशन जो होगा वो गुप्ता एंड गुप्ता के ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल या तो फिर सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन से होंगे। ठीक, तो आज का वीडियो सेशन बेसिकली गुप्ता एंड गुप्ता सिविल इंजीनियरिंग का होगा, यानी कि आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आपकी गुप्ता एंड गुप्ता सिविल इंजीनियरिंग। तो अगर आपके पास बुक है तो बेस्ट है, और अगर बुक नहीं है तो आप स्क्रीन को मदद लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखेगा। तो पहला क्वेश्चन गुप्ता एंड गुप्ता का हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहा गया है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। पहला क्वेश्चन, बिल्कुल पहला क्वेश्चन में पूछा गया है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किस तरह से डिफाइन होता है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किस तरह से डिफाइन होता है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को दृढ़ता गुणांक कहते हैं। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसे 3 नाम से डिनोट करते हैं, या तो सी से, या तो एन से, या तो जी से। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फार्मूला होता है आपका शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय क्या होता है, शियर स्ट्रेन होता है। ठीक, अब ये बताइए शियर स्ट्रेस को टाउ से डिनोट किया जाता है और शियर स्ट्रेन को किससे, फाई से डिनोट किया जाता है। तो हम समझ लेते हैं शियर स्ट्रेस क्या है और शियर स्ट्रेन क्या है। तो देखिए यहाँ पे एक ब्लॉक है, मान लेते हैं एक मेंबर है, और इसका बॉटम जो है, बॉटम फेस को क्या किया गया है, यहाँ पे एकदम पेस्ट कर दिया गया है, और टॉप फेस पर क्या लगाया जा रहा है, एक शियर स्ट्रेस टाउ लगाया जा रहा है। तो इस शियरिंग की वजह से ये मेंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा डियर, ऐसे डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये जितना एंगल डिफॉर्म हुआ है यही एंगल आपका क्या कहलाता है, शियर स्ट्रेन कहलाता है। ये वाला क्या है, शियर स्ट्रेस है, और ये क्या है, शियर स्ट्रेन है। तो शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहलाता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका है, पहला वाला ऑप्शन देखिए, इसमें कहा है उससे क्या बोला जाता है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला जाता है। पहला वाला ऑप्शन दिया गया है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक, पहला आपका ऑप्शन है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, आपका यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। और दूसरा ऑप्शन क्या कहा गया है, दूसरा वाला ऑप्शन क्या है आपका बल्क, ये दूसरा वाला ऑप्शन में बोला गया शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। अब बताओ शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का रेशियो क्या कहलाता है, वो कहलाता आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो पहले वाले का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। अब सी वाले ऑप्शन में पहले क्वेश्चन के चले जाएं, तो सी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, सी वाला कह रहा है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो क्या होता है, यानी स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसे बोला जाता है बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी। यानी कि आपका पहले का सही आंसर कौन सा हो जाएगा डियर, बी वाला हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरह से गुप्ता एंड गुप्ता का रियल में हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन, देखिए कहा गया है इफ़ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्वेश्चन में ये बोला गया है इफ़ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। देखिए दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है। इसमें पूछा गया, कहा गया है अगर यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी ई जो है दुगुना है किसका, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का, तो हमको क्या करना है, हमको पॉइजन अनुपात म्यू की वैल्यू क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक डियर। तो
आपके पास एक फॉर्मूला होता है E बराबर 2g और 1 प्लस म्यू होता है। ठीक डियर, तो E की वैल्यू दोगुना है 2g का, यानी यहाँ 2g हो गया बराबर 2g 1 प्लस म्यू। अब इसको साल पढ़िए, 2 से 2g कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस म्यू हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो म्यू का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यानी कि दूसरे वाले का जो सही आंसर है, दूसरे वाले क्वेश्चन का क्या सही आंसर है, वो म्यू बराबर क्या आ जाएगा 0 वाला आ जाएगा। और म्यू जिस भी पदार्थ का 0 आता है वो पदार्थ आपका क्या होता है कार्क होता है। और कार्क एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें लेटरल स्ट्रेन क्या होता है 0 होता है। तो इसको याद रख लेना है। तो दूसरे वाले क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो कौन सा वाला सही हो जाएगा डियर, दूसरे वाले का सही आंसर आपका हो जाएगा डी वाला। ठीक, तो इसको एक काम करिएगा डियर, एक रफ लीजिए और रफ में इस क्वेश्चन को जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका सॉल्यूशन तुरंत करना स्टार्ट कर दीजिए, तभी ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, वरना पढ़ोगे अभी निकलेगा तभी। ठीक, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो जो भी क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हो एक बार प्रैक्टिस सेशन की वजह से इसको क्या करना है रफली नोट करते हुए चलना है। ठीक है ना। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर गुप्ता का एक्चुअल में जो क्वेश्चन नंबर है वो तीसरा पढ़ने वाले हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कहा गया है, तीसरा वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या बोला गया है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डिपेंड करता है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मतलब क्या होता है, अनुपातिक सीमा डिपेंड करती है। पहला है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, बिल्कुल गलत है। अनुपातिक सीमा किसे कहते हैं मैं बता दे रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन में है अनुपातिक सीमा निर्भर करती है किस चीज़ पे, पहला है आपका ऑप्शन ए क्रॉस सेक्शन एरिया पे, दूसरा है टाइप ऑफ लोडिंग पर, और तीसरा है मटेरियल के प्रकार पर, और चौथा ऑल ऑफ दी अबव। तो ध्यान से समझना। आप एक बात बताओ, हमने आपको बताया था स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेन जो है वो फंडामेंटल है और स्ट्रेस डिराइव है। स्ट्रेन पहले आता है, स्ट्रेस बाद में आता है। स्टील का कोई भी मटेरियल ले लो, चाहे पतला ले लो चाहे मोटा ले लो, एरिया कुछ भी हो, ठीक, और उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाओ स्टील का, तो आपको स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। अगर ये स्टील का है तो इसका कर्व ऐसा मिलेगा, और अगर यही आपका रबर का होता तो इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कैसा मिलता, ऐसा मिलता। अगर यही कास्ट आयरन का होता तो इसका कर्व कुछ इस तरह से मिलता। यानी कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अलग अलग पदार्थ का अलग अलग होता है, और उनकी प्रोपोर्शनलिटी लिमिट भी क्या होती है, अलग अलग होती है। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट यानी कि ऐसी जगह जहाँ के बाद लोड लगा के छोड़ दिया जाए तो वापस पूरी तरह से ना, इलास्टिसिटी परफेक्ट जहाँ तक बनी रहती है वो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट रहती है। यानी स्ट्रेस और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वहाँ तक जो लिमिट होती है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट कहलाती है। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट जो है टाइप ऑफ लोडिंग पर ये थोड़ा थोड़ा डिपेंड करती है, लेकिन एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करती। यानी आपका तीसरे का पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा वाला टाइप ऑफ लोडिंग ये कुछ कुछ डिपेंड कर सकता है, और तीसरा है टाइप ऑफ मटेरियल। तो डियर ये ही क्या है आपका सही है, क्योंकि अलग अलग मटेरियल का, स्टील का प्रोपोर्शनलिटी लिमिट कहीं और है, रबर का कहीं और है, आपका कास्ट आयरन का कहीं और है। ठीक, तो तीसरे का जो सही आंसर होगा डियर वो कौन सा हो जाएगा आपका, ये सी वाला सही हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा डियर। ठीक, अब मैं चौथा क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है फॉर एन आइसोट्रॉपिक होमोजीनियस एंड इलास्टिक मटेरियल, फॉर एन आइसोट्रॉपिक होमोजीनियस एंड इलास्टिक मटेरियल ओबेइंग हुक्स लॉ, नंबर ऑफ
इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, एक मटेरियल है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है एक मटेरियल है जो कि होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है बताते हैं। होमोजीनियस, आइसोट्रॉपिक और इलास्टिक मटेरियल है। वो हुक के नियम का क्या कर रहा है, साथ साथ में पालन कर रहा है। तो उसमें इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट की संख्या कितनी होगी, एक टेबल हमने बनवाई थी, लेक्चर में जा करके देख लीजिएगा। पहले समझो होमोजीनियस का मटेरियल मतलब क्या होता है, ऐसा मटेरियल जिसकी डेंसिटी सब जगह एक समान हो और किसी एक पॉइंट पर एक डायरेक्शन में फिजिकल उसके प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। एक पॉइंट पर एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम हो, होमोजीनियस। एक पॉइंट पर सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी, आइसोट्रॉपिक की हिंदी ही समदैशिक होती है। इलास्टिक मटेरियल वो होता है जो लोड लगाने के बाद वापस आ जाता है। ठीक, तो ये सब तो रही कहानी आपकी। क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा है इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट, तो होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक दो नाम दे दिया है। तो एक टेबल याद कर लेते हैं हम। मटेरियल इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट और टोटल इलास्टिक कांस्टेंट। अब पूछा जाए होमोजीनियस प्लस आइसोट्रॉपिक मटेरियल अगर रहेगा, होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक मटेरियल अगर रहेगा तो इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट की संख्या 2 होती है और टोटल इलास्टिक कांस्टेंट की संख्या क्या होती है, 4 होती है। होमोजीनियस प्लस ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल अगर रहेगा, इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट की संख्या 9 रहेगी और टोटल इलास्टिक कांस्टेंट की संख्या 12 रहेगी। इसी तरह से होमोजीनियस और एनआइसोट्रॉपिक मटेरियल अगर रहेगा तो उस दशा में इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट की संख्या 21 रहेगी और टोटल इलास्टिक कांस्टेंट की संख्या कितनी रहेगी डियर, इनफाइनाइट रहेगी। तो क्वेश्चन में तो यही बोला था कि मटेरियल होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक है। तो होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक मटेरियल का अगर पूछा जाए इलास्टिक कांस्टेंट की संख्या इंडिपेंडेंट वाली कितनी है, तो होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट 2 हो गया। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा डियर, ए वाला हो जाएगा। ठीक, तो इसको क्या कर लिए, टेबल ही आपको क्या करना है, याद करके रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, अगर कोई एग्जाम देने जाते हैं तो इस टेबल को जरूर देख करके जाइए या तो पूरी तरह से इसको रट लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हम एक्चुअल में बात करने वाले हैं। आपका 5वां क्वेश्चन जो है वो हम छोड़ेंगे क्योंकि वो आपका सिलेंडर का क्वेश्चन है, थिक सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसको हम नहीं टच करेंगे। अब गुप्ता एंड गुप्ता का जो है हम 6ठा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं डियर। कौन सा क्वेश्चन है आपका, 6ठा क्वेश्चन। ये देखिए 6ठा क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है इफ़ ऑल द डायमेंशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार, यदि किसी छड़ की सभी बीमाओं को डबल कर दिया जाए, इफ़ ऑल द डायमेंशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार डबल, देन मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस इन इट्स अंडर ओन बेड्स विल बी। एक प्रिज्मेटिक बार है जिसकी सभी बीमाएं क्या कर दी जा रही हैं, डबल कर दी जा रही हैं। तो समझो जरा, अगर कोई प्रिज्मेटिक बार होती है, ठीक, ये मान लेते हैं एक प्रिज्मेटिक बार है और इसका वेट कहाँ पे काम करता है डियर, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे काम करता है, यहाँ पे। ठीक, अच्छा, अगर पूछा जाए इसका सेल्फ वेट की वजह से इलांगेशन का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा एल, सेल्फ वेट की वजह से तो होता है रो जी एल स्क्वायर अपॉन 2e होता है। अगर इस मेंबर की लेंथ जो है कितना हो, एल हो, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो, ए हो, और इसका वेट जो है डब्ल्यू हो, इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई हो, इस मटेरियल का डेंसिटी जो है वो रो हो, तो खुद के भार के कारण क्या होता है, डिफ्लेक्शन का फार्मूला ये होता है। अच्छा, लेकिन अगर स्ट्रेस के वेरिएशन की बात किया जाए तो यहाँ प्रतिबल 0 होता है और यहाँ पे प्रतिबल क्या होता है, अधिकतम होता है। और स्ट्रेस और स्ट्रेन सबसे ज़्यादा लोड यहाँ पे आता है
और अगर पूछा जाए यहाँ पे स्ट्रेस कितना होता है, तो यहाँ पर टॉप पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है और बॉटम पर स्ट्रेस क्या होता है, सबसे कम होता है। यानी कि ये लीनियरली वेरी करता है। यानी सिग्मा अगर पूछा जाए तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू सिग्मा मैक्स होती है, और यहाँ पे पूछा जाए तो सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अच्छा, सिग्मा मैक्स का मान अगर पूछा जाए तो क्या होगा, लोड अपान क्या हो जाएगा डियर, एरिया हो जाएगा। अब ये बताइए अधिकतम प्रतिबल जो है अगर पूछा जाए लोड बराबर क्या होता है, तो लोड बराबर मास इंटू ग्रेविटी, और मास बराबर क्या होता है, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ इंटू आपका ग्रेविटी हो जाएगा, और डिवाइड बाई एरिया हो जाएगा। ए से ए कैंसिल हो जाएगा। एक ही पदार्थ का अगर पूछा जाए, एक ही पदार्थ कर रहे और उसका मैक्सिमम स्ट्रेस जो होता है वो रो इंटू यल इंटू जी के बराबर होता है, या सिग्मा मैक्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, यल होता है। यानी लंबाई अगर बढ़ेगी तो अधिकतम प्रतिबल क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। अब इस क्वेश्चन में यल के पावर क्या है, 1 पावर है, इसलिए आपका सेल्फ वेट की वजह से स्ट्रेस जो पैदा होता है उसका वेरिएशन कैसा होता है डियर, लीनियर वेरिएशन होता है। कैसा होता है, लीनियर होता है। क्वेश्चन में ये कहा है प्रिज्मेटिक बार की सभी बीमाओं को 2 गुना कर दिया जाए तो अधिकतम प्रतिबल जो होगा वो कितना गुना होगा। तो अधिकतम प्रतिबल डियर कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। आपको बताया अधिकतम प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। ऑल द डायमेंशन आर डबल, यानी पहले जो प्रतिबल था वो सिग्मा 1 था, बाद का प्रतिबल सिग्मा 2 है। तो बराबर क्या लिखा जा सकता है, पहले लेंथ L1 थी, बाद में कितनी है, L2 है। चूंकि L2 बराबर क्या हो जा रहा है, 2L1 हो जा रहा है। तो हल करिए तो यहाँ पे L1/2L2 हो जाएगा। यानी बाद का प्रतिबल जो है पहले वाले प्रतिबल का, ये L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिग्मा 2 बराबर क्या आ जाएगा, 2 सिग्मा 1 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा डियर। तो इसको क्या करना है, तुमको नोट करना है भाई साहब। तुम कभी भी इस क्वेश्चन को ज़्यादातर बच्चे जो है ये वाला फार्मूला लगा के करते हैं, 4 गुना दे देते हैं, लेकिन ये इलांगेशन 4 गुना होगा। स्ट्रेस मैक्सिमम जो होगा वो कितना होगा, 2 गुना होगा। ठीक, तो 4 आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका कंप्लीट सोल्यूशन हमने यहाँ पे दे दिया। और छठे का क्वेश्चन नंबर का कौन सा सही होगा, वो आंसर आपका सही हो जाएगा सी वाला, जिसमें कहा गया है कि 2 गुना हो जाएगा। ठीक, तो गुप्ता एंड गुप्ता का छठा क्वेश्चन हमने क्या किया, उसको क्लियर कर दिया। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में कहा गया है रिलेशनशिप बिटवीन यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। 7वां क्वेश्चन डियर बहुत ही आसान है। इसमें पूछा है यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में रिलेशन। देखिए 7वां पूछा गया है रिलेशनशिप बिटवीन यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी ई एंड बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी के। ई और के में संबंध क्या होता है, तो रियल में हमने संबंध पढ़ा है ई बराबर, एक संबंध पढ़ा है ई बराबर 2g 1 + म्यू, ये ई और जी में संबंध है। और एक संबंध पढ़ा है ई बराबर 3k 1 - 2 म्यू। ठीक, ये 2 रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं डियर, ई बराबर 3k 1 - 2 म्यू। ठीक, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर कौन सा होगा, 7वें का जो है वो कौन सा सही हो जाएगा। 7वें का सही आंसर अगर पूछा जाए तो यही वाला होगा, और ये जो ऑप्शन है आपका 7वें का कौन सा है, ये सी वाला ऑप्शन है। ठीक है डियर, तो 7वां का क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब 8वां क्वेश्चन में पूछा गया है। 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं डियर। कहा है पॉइजन रेशियो जो होता है, क्वेश्चन में पूछा है पॉइजन रेशियो की लिमिटिंग वैल्यू कितना होती है। 8वां क्वेश्चन में पॉइजन रेशियो की लिमिटिंग वैल्यू पूछा गया है, पॉइजन रेशियो की लिमिटिंग वैल्यू। ठीक, 8वां नोट करते हैं। क्वेश्चन में कहा है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो इज, मतलब पॉइजन रेशियो की लिमिटिंग वैल्यू कहाँ तक होती है। तो डियर हमने बताया था पॉइजन रेशियो को म्यू से और कहीं कहीं गामा से और कहीं कहीं 1/m से डिनोट किया जाता है। अब पॉइजन रेशियो एक अनुपात होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है और कोई डायमेंशन नहीं होती है। पॉइजन रेशियो जो है
क्या अनुपात होता है, लेटरल स्ट्रेन होता है, और डिवाइड बाई एप्सिलॉन लीनियर होता है, ठीक है ना। ये तो पॉइजन रेशियो का फार्मूला है। अब पूछा जाए इसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो तैयार कर लो। इसका नो यूनिट, नो यूनिट, नो डायमेंशन, नो यूनिट, नो डायमेंशन। अगला कीवर्ड्स क्या है कि पॉइजन रेशियो जो होता है, पॉइजन रेशियो की जो रेंज होती है वो -1 से ले करके कहाँ तक होती है, 0.5 तक होती है। ये रेंज होती है पॉइजन रेशियो की। लेकिन अगर पूछा जाए इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए तो ये 0 से ले करके 0.5 तक होती है। किसके लिए, आपका इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए होती है। यानी जो भी इंजीनियरिंग मेंबर को आप यूज करते हैं वो उसका पॉइजन रेशियो 0 से लेकर के कहाँ तक वैलिड होना चाहिए, 0.5 होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में रेंज पूछा है, सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए नहीं पूछा है। तो डियर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो कौन सा सही लगाएंगे, आपका -1 से लेकर के 0.5 कर देंगे। तो आपका सही आंसर 8वें का कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। यानी 8वें का सही आंसर आप लगा देंगे ए वाला। ठीक, अब इसके बाद जो है हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ने वाले हैं, उसको देखिएगा जरा। कहा है द इलांगेशन ऑफ कोनिकल बार अंडर ऑन बेट इज इक्वल टू। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कोनिकल बार का सेल्फ वेट की वजह से डिफ्लेक्शन और प्रिज्मेटिक बार का सेल्फ वेट की वजह से डिफ्लेक्शन में रिलेशन क्या होता है अगर दोनों की लेंथ क्या हो, सेम हो। तो 9वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर, ये बहुत बार पूछा जाता है आपके यहाँ पे। तो 9वां क्वेश्चन देखिएगा, कहा है कोनिकल बार का सेल्फ वेट की वजह से, यानी डेल्टा एल कोनिकल क्या संबंध है, क्या संबंध है रिलेटेड टू डेल्टा एल प्रिज्मेटिक का। ठीक, ये पूछा गया डियर। यानी यहाँ पर क्या आएगा ये पूछा है। हम आपको एक, आप वीडियो लेक्चर में हमारे जाके देखिएगा, वहाँ पे हमने बताया है कि प्रिज्मेटिक बार, यानी कि एक कोई प्रिज्मेटिक बार है, अगर इसकी लेंथ जो है, इसकी लेंथ यल है, तो सेल्फ वेट की वजह से डिफ्लेक्शन, सेल्फ वेट की वजह से डिफ्लेक्शन डेल्टा यल प्रिज्मेटिक ड्यू टू सेल्फ वेट, फार्मूला होता है रो जी एल स्क्वायर अपान 2e होता है। लेकिन अगर यही पदार्थ जो है उसकी लंबाई सेम रखी जाए, लंबाई सेम रखी जाए, लेकिन इसको क्या कर दिया जाए, कोनिकल कर दिया जाए, तो कोनिकल मटेरियल अगर इसको कर दिया जाएगा सेम लेंथ की अगर रखा जाए, तो सेल्फ वेट की वजह से, सेल्फ वेट की वजह से लेंथ यही है और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे, यहाँ पे है। तो सेल्फ वेट की वजह से डिफ्लेक्शन का फार्मूला ड्यू टू कोनिकल बार का जो आता है वो 1/6 रो जी एल स्क्वायर होता है। अब बताओ डियर, कोनिकल और प्रिज्मेटिक में संबंध क्या है। अगर इसमें इस वाले इक्वेशन से डिवाइड कर दिया जाए तो डेल्टा एल कोनिकल बराबर क्या, डिवाइड बाई डेल्टा एल प्रिज्मेटिक सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। यानी कोनिकल और प्रिज्मेटिक में संबंध क्या आ जाएगा, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। यानी कि 9वां का जो सही आंसर है, 9वां का सही आंसर है कोनिकल बार का सेल्फ वेट की वजह से डिफ्लेक्शन जो होता है इज 1/3 ऑफ द इलांगेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू सेल्फ वेट। यानी प्रिज्मेटिक बार का सेल्फ वेट की वजह से जो डिफ्लेक्शन होता है उसका 1/3 जो होता है वो कोनिकल बार की वजह से होता है। यानी कि 9वें का जो है अगर पूछा जाए वो कौन सा सही है, तो सी वाला सही है, उतनी ही लंबाई का, लेकिन अगर प्रिज्मेटिक बार रहे तो उसका जो है 1/3 हो जाएगा। तो 9वें का कौन सा हो गया डियर, सी वाला हो गया। ठीक, अब देखो 10वां क्वेश्चन है। 10वें में कहा है, 10वें क्वेश्चन में इफ अ मटेरियल हैज आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, इफ अ मटेरियल हैज आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, इफ अ मटेरियल हैज आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। क्वेश्चन में 10वें में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10वें में पूछा, कहा गया है
एक ऐसा पदार्थ जिसकी सभी दिशाओं में उसकी प्रॉपर्टी क्या हो, एक समान हो, उसे क्या नाम दिया जाता है? तो बहुत सारे नाम हैं। एक नाम है होमोजीनियस, एक नाम है होमोजीनियस, एक नाम होता है आपका हेट्रोजीनियस, एक नाम होता है आइसोट्रॉपिक, और एक होता है ऑर्थोट्रॉपिक, ऑर्थोट्रॉपिक, और एक होता है एनाइसोट्रॉपिक, एनाइसोट्रॉपिक, जिसको क्या बोला जाता है? एलोट्रॉपिक या नॉन आइसोट्रॉपिक कहते हैं। तो इसमें जो है ऐसा पदार्थ जिसकी किसी एक पॉइंट पर सभी डायरेक्शन में जो है फिजिकल प्रॉपर्टी एक समान पाई जाती है, उसे बोला जाता है आइसोट्रॉपिक मटेरियल। यानी किसी एक पॉइंट पर सभी डायरेक्शन में अगर उसकी स्ट्रेंथ जो है सभी डायरेक्शन में स्ट्रेंथ, किसी एक पॉइंट पर सभी डायरेक्शन में स्ट्रेंथ जो है, यहाँ भी सिग्मा हो, इधर भी सिग्मा हो, इधर भी सिग्मा हो, मतलब हर तरफ इसकी सामर्थ्य जो है वो सिग्मा सिग्मा ही हो, तो ये पदार्थ आपका कौन सा पदार्थ कहलाता है? आइसोट्रॉपिक मटेरियल कहलाता है। ठीक, अच्छा, अगर पूछा जाए ऑर्थोट्रॉपिक किसका कहते हैं, तो ऑर्थोट्रॉपिक का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर तीन परस्पर लंब दिशा में, किसी एक पॉइंट पर तीन परस्पर लंब दिशा में, तीन लंबवत दिशा में फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो, इधर सिग्मा एक्स हो, वाई डायरेक्शन में सिग्मा वाई हो, जेड में सिग्मा जेड हो, तो ये आपका ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल होता है। अगर पूछा जाए एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल किसे कहते हैं, तो किसी एक पॉइंट पर सभी डायरेक्शन में इसकी प्रॉपर्टी क्या हो, अलग अलग हो, इधर सिग्मा 1 है, यहाँ सिग्मा 2 है, इधर सिग्मा 3 है, इधर सामर्थ्य सिग्मा 4 है, मतलब हर तरफ हर जगह पे क्या हो, अलग अलग हो। और होमोजीनियस किसको कहेंगे? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है? ऐसा पदार्थ जिसकी सभी जगह डेंसिटी एक समान होती है वो क्या कहलाता है? होमोजीनियस, और जिसकी नहीं होती है वो होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस पदार्थ की किसी एक पॉइंट पर एक डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? एक समान होती है। किसी एक पॉइंट पर केवल एक डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? एक समान होती है, उसे बोला जाता है होमोजीनियस मटेरियल। तो आपका 10वें का सही आंसर हो जाएगा बी वाला। 10वें का सही आंसर कौन सा हो जाएगा डियर? बी वाला। इसको लगा करके हम निकलते हैं अगला क्वेश्चन, फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन देखिएगा, कहा गया है 2 बार ऑफ डिफरेंट मटेरियल, 2 छड़ हैं जो कि अलग अलग पदार्थ की बनी हैं, सेम साइज की हैं और सब्जेक्टेड है उन पर क्या? टेंसाइल फोर्स। उस पर क्या लग रहा है? एक टेंसाइल फोर्स लग रहा है। इफ़ द बार हैव यूनिट इलांगेशन इन रेशियो 4:7 देन द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ 2। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझते हैं। ग्यारहवें में कहा गया है अगर 2 बार हैं, 2 छड़ हैं जो कि अलग अलग पदार्थ के हैं, यानी कि एक की इलास्टिसिटी E1 है तो दूसरे की इलास्टिसिटी क्या है? E2 है, लेकिन लंबाई उनकी साइज उनकी सेम है, यानी लेंथ इसकी भी सेम है, एरिया इसका भी सेम है। और पूछा गया है अगर उन पर सेम टेंसाइल फोर्स लग रहा है, इस पर फोर्स और इस पर फोर्स दोनों पर सेम है, और कहा गया है उनका यूनिट इलांगेशन यानी उनमें डिफ्लेक्शन जो है, अगर कह रहा है डेल्टा L1 और डेल्टा L1 इस टू डेल्टा L2 की जो वैल्यू है वो 4:7 है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है इलास्टिसिटी का रेशियो यानी E1:E2 कितना होगा। आपके पास एक फार्मूला होता, आइडिया होगा, डेल्टा L बराबर क्या होता है? PL/AE होता है। तो डियर क्या है यहाँ पे? डेल्टा L1 बाई डेल्टा L2, यानी डेल्टा L1 बाई डेल्टा L2 की वैल्यू अगर पूछा जाए तो क्या होगा? F पहले पर लगा फोर्स, लंबाई पहले की, डिवाइड बाई एरिया और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E1 है। दूसरे में फोर्स भी कॉमन है, लंबाई भी कॉमन है, एरिया भी कॉमन है, इलास्टिसिटी यहाँ पे E2 है। अब ये F ये L, ये F ये L कैंसिल, ये A और ये कैंसिल। अब होगा क्या? E2 ऊपर चला जाएगा और E1 क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। L1 बाई L2 की वैल्यू कितना है? 4:7 है, तो 4/7 बराबर कितना आ गया? E2 बाई E1 आ गया।
हमें पूछा गया है E1 बाई E2, तो E1:E2 अगर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा 7:4 हो जाएगा। तो 11वें का सही आंसर क्या हो जाएगा डियर 7:4 हो जाएगा। यानी 11वें का जो सही आंसर अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। तो 11वें का कौन सा हो गया, ए वाला हो गया। तो अगले बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डियर लेकर के। ओके, बाकी धन्यवाद।